ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट इंडक्शन मोटर ड्राइव। अब यहाँ देखो, इसमें आपकी जो भी 5, 6, 7 जो तीनों यूनिट है वो एक साथ आपकी कवर हो जाएगी, पैरेलल में टॉपिक चलेंगे। तो आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का बेसिक्स और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज अपन। तब यहाँ देखो, इंडक्शन मोटर बेसिकली मोटर क्या होती है? मोटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो और वो अपन को क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। एडवांटेजेस क्या क्या है मोटर के? सिंपल डिजाइन है, रग्ड कंस्ट्रक्शन है, लो इनिशियल कॉस्ट है, हाई एफिशिएंसी है, ये सारे इसके एडवांटेजेस है। अपन पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में अपन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन फीचर, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है? इस तरह से आपका एक स्टेटर होता है, यहाँ पे आप सप्लाई देते हो, ये आपका रोटर होता है। तो अपन को इनके बारे में पढ़ना है, स्टेटर एंड रोटर के बारे में। तो स्टेटर से स्टार्ट करते हैं। स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट होता है, ये रोटेट नहीं होता है। तो स्टेटर इज ए स्टेशनरी पार्ट। किस टाइप का होता है ये? सिलेंड्रिकल, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये। इट इज मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील अलॉय लैमिनेशन। ये किससे बना होता है? स्टील अलॉय लैमिनेशन से बना होता है। अब देखो, ये चूज करने के पीछे क्या रीजन है अपना? स्टील, स्टील क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि आपके जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं मशीन में, अगर आप स्टील मटेरियल चूज करते हो तो आपके हिस्टेरिसिस लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप लैमिनेशन यूज करते हो स्टेटर में, तो क्या होता है? आपके एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लेमिनेशन होता क्या है। तो देखो, लेमिनेशन क्या होता है? सपोज आपके पास एक पूरी कॉपी है, आपने उसको एक सॉलिड फॉर्म में ले रखा है, तो वो आपका एक सॉलिड बॉक्स हो गया। अब आप उसका 1 बाय 1 एक पेपर, उसी सेम साइज का पेपर उसमें से निकाल के और फिर उसको स्टेपलर करोगे, तो वो हो जाएगा आपका लेमिनेशन वाला पार्ट। यानी कि सपोज ये एक बॉक्स है, इसको आप इसी फॉर्म में ले सकते हो, या तो अपन इसको ऐसे ही फॉर्म में यूज में ले, सॉलिड फॉर्म में, या फिर क्या करो, सेम साइज के इस तरह से अपन ने यहाँ पे ये पार्ट कर दिए, इस तरह से कट कर दिया, और फिर इन सब पार्ट को अपन ने कंप्रेस करके स्टैंपिंग कर दी, फिर अपन ने इन सबको ज्वाइन किया, तो इसी क्या बोलेंगे? लैमिनेशंस। ठीक है, तो लैमिनेशन से करने से क्या होता है? आपकी एडी करंट रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, इसमें क्या होता है? स्लॉटेड इनर पेरिफेरी होती है स्टेटर में। ये आपका स्टेटर है वो इस तरह से बना होता है, इसके अंदर इस तरह से स्लॉट्स होते हैं, तो इसकी क्या होती है? स्लॉटेड इनर पेरिफेरी होती है। इन स्लॉट्स के अंदर क्या होते हैं? अपन वाइंडिंग प्लेस करते हैं, इस तरह से अपन यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस करते हैं। तो ये हो गई आपकी स्टेटर की कंस्ट्रक्शन। सेकेंड पार्ट आता है आपका रोटर। रोटर क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इट इज मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील अलॉय लैमिनेशन, ये भी इसी से बना होता है। अब देखो, रोटर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। दो टाइप के रोटर दे रखा है। तो पहले अपन देखते हैं स्क्वायरल केज रोटर के बारे में। तो इसका नाम स्क्वायरल केज रोटर क्यों है? क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखने में किस तरह ऐसा होता है? एक पिंजरे की तरह होता है, पिंजरा होता है ना, उस तरह से। तो एक चिड़िया का जिस तरह से पिंजरा होता है, उस टाइप की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है लुकिंग वाइज। इसीलिए इसे बोला जाता है स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल का मतलब ही चिड़िया होता है, तो स्क्वायरल केज रोटर। अब देखो, इसमें क्या होता है? इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है? इसका कंस्ट्रक्शन ये होता है कि इसमें क्या होता है कि ये आपका रोटर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये बार, ये शाफ्ट है आपकी। अब यहाँ पे क्या वाइंडिंग्स या वायर का यूज नहीं होता, यहाँ पे बार प्लेस की जाती है, इस तरह से ये बार प्लेस की जाती है, ये बार है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज रोटर में बार अपन बार यूज करते हैं, और ये सारी बार अपन एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पे इनको शॉर्ट सर्किट कर देता है। जो लो रेटिंग की मशीन होती है उसमें आप इस तरह से पैरेलल में पुट कर सकते हो, लेकिन हाई या मीडियम रेटिंग के लिए अपन को स्क्यूइंग करनी पड़ती है। स्क्यूइंग मतलब इस तरह से ऐसे तिरछी प्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, अपन इसके बारे में एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडक्शन मोटर क्या कौन सी होती है? स्क्वायरल केज होती है। सिंपल एंड मोस्ट रग्ड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल होती है ये। सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ये भी लैमिनेटेड होती है। कोर विथ स्क्यू स्लॉट। अब इसमें क्या होता है? स्क्यू स्लॉट्स होते हैं, है ना। क्यों करते हैं अपन स्क्यूइंग? टू रिड्यूस लॉकिंग टेंडेंसी, ताकि उसमें लॉकिंग ना हो। रोटर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ हैवी बार्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम अलॉय इंस्टेड ऑफ वायर। अब इसमें क्या बार्स यूज में किया जाता है वायर की जगह। बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड विथ एंड रिंग, सो नॉट पॉसिबल टू एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो, इसमें क्या होता है? ये जो बार्स है ये एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किट होती है, तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करके एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपको ऐड करना हो तो आप नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है?
इसमें बेसिकली क्या होता है, 3 फेज डबल लेयर वाइंडिंग्स होती है। जैसे आपने स्टेटर में वाइंडिंग करी है ना अपन ने, वैसे ही आप इसमें भी वाइंडिंग करते हो। 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। इसमें स्लिप रिंग एंड ब्रशेस यूज में आते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये दिखने में इस तरह से होती है। इस तरह से आप रोटर पे 3 फेज की वाइंडिंग कर देते हो, स्लिप रिंग और ब्रशेस लगा के इस तरह से कनेक्ट कर देते हो उसको। अब अगर सपोज आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना है तो क्या करोगे, आप इस ब्रशेस की सहायता से यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना तो आप इन तीनों को इस तरह से क्लोज कर दो। तो स्लिप रिंग में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। जबकि स्क्वायरल केज में एक बार आपने जो कंस्ट्रक्ट कर दिया उसके बाद आप उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इस तरह से बार्स यूज में लेते हैं और ये शॉर्ट सर्किटेड होता है यूजिंग एंड रिंग, तो अपन इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। कंपैरिजन देख लो इनके रोटर में इसमें बार्स यूज में लेते हैं, यहाँ वाइंडिंग यूज में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी ऐड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते तो करंट की वैल्यू भी हाई होगी, यहाँ आपकी करंट की वैल्यू कम होगी, यहाँ का टॉर्क भी लो होगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे मेंटेनेंस जीरो है, यहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लिप रिंग ब्रशेज ये सब यूज कर रहे हो ना आप, इसलिए इसकी कॉस्ट लो होगी, इसकी कॉस्ट हाई होगी। ये हो गया इनके बेसिक रोटर का कंपैरिजन। अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, किस तरह से इंडक्शन मोटर वर्क करती है। तो यहाँ देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये रोटर होता है। इस रोटर को आप 3 फेज सप्लाई देते हो, ये आपने 3 फेज सप्लाई दी, यहाँ पे वाइंडिंग्स है। ठीक है, उसके अंदर करंट फ्लो होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट करता रहेगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करता रहेगा। अभी इस यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ, मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर होती रहेगी। तो इस तरह से रोटेट करता रहेगा। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे एक रोटर है। अब ये रोटर स्टेशनरी है, तो ये रोटर तो स्टेशनरी है बट आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है। तो क्या होगा, रोटर के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज हो रहा है। रोटर जब यहाँ पे देख रहा है तो उसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ दिखेगा, कुछ टाइम बाद यहाँ दिखेगा। तो रोटर के रिस्पेक्ट में तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू Faraday लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is a change in flux, जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अभी क्या होता है, रोटर के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इस रोटर के अंदर भी जो कंडक्टर है या जो भी वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, उसमें ईएमएफ क्रिएट होने लग जाएगा। फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज क्या बोलता है कि जिसने भी आपको, जो भी आपका कॉज है उसका रिजल्ट अपोज करता है। मतलब सपोज अगर ये ए है, ए के कारण बी प्रोड्यूस हुआ है, तो ये बी का क्या करेगा, ए का अपोज करेगा। जो रिजल्ट है वो उसके कॉज का अपोज करता है। ये रिजल्ट है और इसका, इस रिजल्ट का कॉज क्या है ये, तो रिजल्ट अपने कॉज का अपोज करता है। तो अब यहाँ पे करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया रोटर के अंदर, और ये किस रीजन से प्रोड्यूस हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है उसके कारण। तो क्या होता है, आपका रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाता है। वो चाहता है कि ये रिलेटिव स्पीड को अपन कम करे, तो बेसिकली वो इसी डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाता है आपका रोटर, और आपकी इंडक्शन मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब याद रखना, देखो अब क्या है, सपोज आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 1500 की स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो आपका रोटर कभी भी 1500 की स्पीड से रोटेट नहीं करेगा। वो 1200 पे कर लेगा, 1300 पे कर लेगा, 1400 पे कर लेगा, 1450 पे कर लेगा, लेकिन वो कभी भी 1500 की स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर दोनों ही सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के सामने स्थिर हो जाएंगे, तो फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कभी भी दोनों सेम स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा, हमेशा जो आपका रोटर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी कम स्पीड पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब ये देखो, जिस स्पीड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, इस स्पीड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उस स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ये जिस स्पीड से आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है इसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से आपका रोटर स्पीड कर रहा है उसको डिनोट करते हैं अपन एन से। रोटर की स्पीड डिनोट करते हैं अपन एन से, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड डिनोट करते हैं अपन एन एस से, सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है जिसे। अब यहाँ देखो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, 120 एफ अपॉन पी। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रही हो, 4 पोल है, तो आप बता सकते हो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा।
ठीक है, एफ की जगह 50 पुट कर दो, पी की जगह नंबर ऑफ पोल पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, किस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो, हाँ ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लिप। स्लिप क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ा, ये आपका स्टेटर है, स्टेटर के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद में ये एक आपका रोटर है। ठीक है, अब सपोज ये रोटर आपका घूम रहा है 1400 की स्पीड से, आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है 1500 की स्पीड से, तो ये जो दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा, इस स्पीड डिफरेंस को ही बोलते हैं आपका स्लिप। तो स्लिप क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्लिप इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर, यानी कि रोटर की स्पीड और आपकी सिंक्रोनस स्पीड का जो डिफरेंस है उसे ही स्लिप बोला जाता है। तो स्लिप इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ये स्लिप का फॉर्मूला है। परसेंटेज स्लिप को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इस स्लिप की वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अपने पास आया स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। यहाँ से अपन ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, इस एन एस को यहाँ लेके जाओ तो बन जाएगा एस एन एस इक्वल्स टू एन एस माइनस एन। अगर आपको रोटर की स्पीड निकालनी है एन, तो वो कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू एन एस 1 माइनस एस। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न करना कि अगर आपके पास, आपको सिंक्रोनस स्पीड पता है और स्लिप की वैल्यू पता है, तो आप इस रोटर की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, देखो, जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है आपके ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है आपकी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोनों ही एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है, दोनों में कोई कॉमन वायर नहीं होता है, फिर भी आपकी पावर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। किस तरह से होती है, वो भी आपका इंडक्शन प्रिंसिपल की तरह का यूज करके ही होती है। तो बेसिकली आपका जो ट्रांसफार्मर है और आपका जो इंडक्शन मोटर है वो एकदम सिमिलर है, इसीलिए अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी बिल्कुल ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की तरह ही होता है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, ये R1 क्या होता है, ये अपन ने सप्लाई वोल्टेज दिया। R1 क्या है, सबसे पहले यहाँ वाला पार्ट स्टेटर वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट अपना रोटर वाला पार्ट है। तो पहले अपन स्टेटर की बात करते हैं। तो स्टेटर में R1 क्या है, ये स्टेटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X1 क्या है, X1 होता है आपका लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, अभी लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, अभी अपन देखते हैं। ये देखो क्या होता है कि सपोज इस तरह से आपकी वाइंडिंग से, ट्रांसफार्मर से समझो इसको। अब अगर आपके जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो ये फ्लक्स आपका प्राइमरी में जनरेट हुआ और ये सेकेंडरी से भी लिंक होता है, प्राइमरी में जनरेट हुआ, सेकेंडरी से भी लिंक होता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स। इसका एक दूसरा नाम है लिंकिंग फ्लक्स। लिंकिंग, क्योंकि एक दूसरे से लिंक कर रहा है ना ये, तो इसको लिंकिंग फ्लक्स भी बोला जाता है। बट एक और फ्लक्स होता है जो क्या होता है कि जरूरी तो अपन चाहते हैं अपना 100% लिंकिंग फ्लक्स हो, मतलब जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में लिंक करे। बट कब कुछ कुछ ऐसे फ्लक्स भी होता है जो ओनली प्राइमरी में ही होता है, सेकेंडरी तक पहुंच ही नहीं पाते। इस फ्लक्स को बोला जाता है लीकेज फ्लक्स, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये सेकेंडरी तक पहुंचा ही नहीं, तो बेसिकली एक तरह से लॉस हुआ, ये अपना यूजफुल फ्लक्स भी नहीं है, इससे अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसको एज ए लॉस देखा जाता है, तो इसे बोला जाता है लीकेज फ्लक्स। और इससे जो रिएक्टेंस बनता है उसको बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये जो अपन ने यहाँ पे शो किया है, ये वही इसी फ्लक्स को शो कर रहा है, लीकेज फ्लक्स को। अब ये देखो, ये क्या है आपकी नो लोड करंट। अब इसको कैसे शो कर सकते हो आप, नो लोड करंट। नो लोड करंट क्या होती है, जब आपने आपकी मोटर पे कोई भी लोड नहीं लगाया है, उस टाइम पे सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं नो लोड करंट। अब इस नो लोड करंट को इसने जस्ट थ्योरेटिकली समझाने के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है IM और एक होती है आपकी IW। अब देखो IM क्या होती है, IM को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या होती है कि जब आपने लोड कनेक्ट करो या ना करो, मोटर को मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करना ही होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, कुछ करंट ड्रॉ करती है, उस करंट, तो ये जो IM वाला पार्ट है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये अपन ने पढ़ा, ये आपका स्टेटर है, ये रोटर है, तो आपने लोड कनेक्ट किया हो या ना किया हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही होगा। तो क्या होगा, ये जो करंट है IM, ये करेगी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट।
ये IW क्या होती है? ये IW जो आपके लॉसेस है, जैसे स्टेटर का रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है, तो ये उस लॉसेस को सप्लाई करने के यूज में आ जाती है। तो बेसिकली अपनी जो आई नॉट करंट है वो क्यों फ्लो होती है? टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू सप्लाई लॉसेस। इसके लिए अपनी आई नॉट करंट फ्लो होती है बेसिकली एक ही करंट है, लेकिन ये समझाने के हिसाब से अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाली करंट क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो इसके पास में अपन क्या लगाएंगे? एक वाइंडिंग्स इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये लॉसेस को सप्लाई करती है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो। इस तरह से अपन ये नो लोड वाली पैरेलल ब्रांच बनाते हैं आई नॉट। इसमें दो करंट होती है, IM एंड IW। IM क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो इसलिए अपन ने इसको एक वाइंडिंग वाले पाथ से कनेक्ट करते हैं। और IW लॉसेस को सप्लाई करती है, इसलिए इसको एक रेजिस्टेंस से अपन कनेक्ट करते हैं। अब देखो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है? सेम यही मैग्नेटिक सर्किट होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में जो नो लोड करंट की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो अपन क्या करते हैं? इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर उसने बोला इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो अगर आप ये चीज नहीं भी बनाओगे तो भी आपका सर्किट सही हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। बट क्या होता है? इंडक्शन मोटर में आई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस आई नॉट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये R1 X1 तो बनाना ही पड़ता है, ये आई नॉट भी बनाना पड़ता है, इसकी दो करंट कंपोनेंट भी बनाने पड़ते हैं, IM और IW। तो जो यहाँ इस वाइंडिंग से हो रही है उसको बोल देते हैं अपन XM, और जो लॉसेस को सप्लाई करती है उसको RC से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से ये होता है अपने स्टेटर पार्ट का इक्विवेलेंट सर्किट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रोटर पार्ट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, क्या क्या अपन चीजें डिनोट करते हैं। बाकी अभी आज अपन ने यही देखा कि इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, रोटर के टाइप क्या होते हैं, स्लिप क्या होती है, उसके बाद में रोटर की स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इक्विवेलेंट सर्किट में अपन ने स्टेटर पार्ट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये रोटर पार्ट देखेंगे। ओके, तो एक बार रीड आउट करना, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट करेंगे। ओके।